एवरीवन, मैं डॉक्टर संगीता शुक्ला, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी गवर्नमेंट बिलासा गर्ल्स पीजी कॉलेज में पदस्थ हूँ। आज मैं आप लोगों को बीए पार्ट 2 ज्योग्राफी का पेपर इकोनॉमिक एंड रिसोर्स ज्योग्राफी, इसके ऊपर यूनिट 3 का जो टॉपिक है थ्योरी ऑफ एग्रीकल्चर लोकेशन वान थ्योनेन, मतलब कृषि अवस्थिति सिद्धांत वान थ्योनेन का वीडियो लेक्चर बताने जा रही हूँ। तो आइए हम इस थ्योरी को देखते हैं। वान थ्योनेन, जिनका कि पूरा नाम है J.H. वान थ्योनेन, ये जर्मन के विद्वान थे। इन्होंने सन 1826 में कृषि स्थानीकरण के संदर्भ में एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इनके सिद्धांत को हम कृषि स्थानीकरण सिद्धांत भी कहते हैं या कृषि अवस्थिति सिद्धांत भी कहा जाता है। थ्योरी ऑफ एग्रीकल्चर लोकेशन या कृषि अवस्थिति सिद्धांत या कृषि भूमि उपयोग के स्थानीकरण का सिद्धांत, इस नाम से जानते हैं। वान थ्योनेन जो थे, वास्तव में ये अपने जीवन काल में जो है इन्होंने लगभग 40 वर्ष जो है वो अपने कृषि फार्म में बिताया था और उसी अनुभव के आधार पर इन्होंने जो देखा था तो उसी से संबंधित इन्होंने ये सिद्धांत का एक प्रतिपादन किया हुआ है। वान थ्योनेन ने इस सिद्धांत में इनकी कुछ प्रमुख मान्यताएं हैं, इनकी कुछ कल्पनाएं हैं जो इस सिद्धांत का आधार मानी जाती है। तो वो प्रमुख मान्यताएं क्या है? तो वान थ्योनेन ने प्रमुख 6 मान्यताएं बताई। 6 मान्यताएं हैं। इन 6 मान्यताओं के आधार पर वान थ्योनेन ने ये कृषि स्थानीकरण का मॉडल प्रस्तुत किया है। तो सबसे पहले हम इन मान्यताओं को देख लेते हैं। इन मान्यताओं में सबसे पहले उन्होंने बताया कि जो है कि उन्होंने एक ऐसे एकाकी प्रदेश की कल्पना की। एकाकी मतलब विलग प्रदेश, एक एकल प्रदेश, जिसे कि आइसोलेटेड स्टेट कहते हैं। तो वान थ्योनेन ने माना कि एक ऐसा एकाकी प्रदेश होना चाहिए जिसका कि केंद्र केवल एक नगर हो, मतलब एक नगर हो, वो एक एकाकी प्रदेश हो, आइसोलेटेड स्टेट। ये इन्होंने पहली मान्यता बताई। दूसरा इन्होंने बताया कि वो जो क्षेत्र है, मतलब जो एक प्रमुख, एक नगर एक केंद्र होगा और उसके चारों ओर विस्तृत कृषि क्षेत्र होना चाहिए। चारों ओर का जो उसका क्षेत्र है वो कृषि क्षेत्र होना चाहिए और उसमें केवल उस नगर, एक नगर होना चाहिए और इसके आसपास ग्रामीण आबादी क्षेत्र होना चाहिए। मतलब वो नगर एक प्रमुख केंद्र होगा और उसके आसपास विस्तृत कृषि क्षेत्र होगा और उसके आसपास ग्रामीण परिवेश, ग्रामीण आबादी का क्षेत्र होगा। ये इनकी दूसरी मान्यता थी। तीसरा उन्होंने कहा कि समान धरातल व समान भौतिक दशाएं होनी चाहिए। मतलब उन्होंने कहा कि तीसरा ये बोला कि वो जो विस्तृत क्षेत्र होगा उसका जो भौतिक दशाएं हैं, जैसे कि धरातल में समानता होनी चाहिए, एक समान होना चाहिए। फिर वहाँ का जो उन्होंने कहा कि वहाँ की जलवायु, वहाँ की मिट्टी की क्षमता, तो ये चीज़ें समान होनी चाहिए। अर्थात धरातल, मिट्टी की उर्वरता या मिट्टी की क्षमता या जलवायु की जितनी भौतिक दशाएं हैं वो समान होने चाहिए, जिससे कि वहाँ पर जो फसल के उत्पादन के लिए अनुकूल होगी। ये उन्होंने तीसरी मान्यता बताई। चौथी मान्यता कहा कि एकमात्र बाजार केंद्र होना चाहिए। एकमात्र बाजार केंद्र होना चाहिए केंद्रीय नगर का। तो इसका मतलब ये है कि वो कहते हैं कि वो जो ये एकाकी प्रदेश होगा वो उस आसपास के पूरे क्षेत्र के लिए एकमात्र बाजार केंद्र होना चाहिए, ताकि वहाँ पर जितनी भी कृषि फसल उपज ली जाए, उत्पादन की जाए, उसका वहाँ पर विक्रय हो। तो वो एकमात्र बाजार केंद्र होना चाहिए और वो जो बाजार है वो कहीं और से कुछ अन्य जगह से आयात भी ना करे फसलों का। तो एक बाजार केंद्र होना चाहिए। फिर पांचवा उन्होंने कहा कि मांग के अनुसार फसलों का उत्पादन होना चाहिए पर्याप्त। तो वो जो क्षेत्र होगा वो इस प्रकार से वहाँ पे कृषक फसलों का उत्पादन करेंगे कि उस बाजार केंद्र की मांग को वो पूरी कर सके। इसके लिए वो फसल के किस्मों में हेरफेर भी कर सकते हैं और अपने उत्पादन को अधिक बढ़ा सकते हैं ताकि उनको अधिक लाभ मिले। फिर छठवां उन्होंने कहा कि एक ही प्रकार का परिवहन साधन होना चाहिए। अर्थात वो ऐसा क्षेत्र होना चाहिए जहाँ परिवहन का एक प्रकार का साधन हो। तो वान थ्योनेन ने यहाँ पर 1826
के समय की बात है, तो वहाँ पर उन्होंने घोड़ा गाड़ी को परिवहन का साधन माना। और वहाँ पर जो भी फसल का उत्पादन होगा, वो परिवहन जो होगा वो दूरी और भार के अनुपात में बढ़ता जाएगा, ऐसा वान थ्यूनेन महोदय ने बताया। अब इस 6 मान्यताओं के आधार पर वान थ्यूनेन ने जो है ये बताया कि किसी भी केंद्रीय नगर के आसपास जो है कृषि का जब स्थानीकरण होगा तो 6 सकेंद्रीय पेटियों का विस्तार होगा। अर्थात उन्होंने कहा कि 6 सर्किल बनेंगे, या जिसको कि उन्होंने वृत्त कहा है ना, सकेंद्रीय वृत्त कहा है। तो 6 सकेंद्रीय वृत्त बनेंगे, उसको सर्किल या खंड भी हम कह सकते हैं। तो केंद्रीय नगर के चारों ओर 6 सकेंद्रीय वृत्त बनेंगी, खंड बनेंगी, जिसमें फसलों का उत्पादन होगा। इसको उन्होंने मॉडल से समझाया है। तो इसके बाद इन्होंने कहा कि अब ये वान थ्यूनेन के अनुसार मुख्य ये जो मॉडल है कि ये सकेंद्रीय वृत्त कैसे बनती हैं और इनमें किस प्रकार से फसलों का उत्पादन होता है, इसको मैं अब व्याख्या करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले उन्होंने कहा था ये जो कि एक विलग प्रदेश, आइसोलेटेड स्टेट होना चाहिए, एक केंद्रीय नगर होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ये छोटा सा काला सा बना हुआ है, ये केंद्रीय नगर है। इसके किनारे किनारे ये नदी का क्षेत्र है, ये जो काला नगर है ये केंद्रीय नगर है। तो ये केंद्रीय नगर है, यहाँ पे सिंबल में भी बना हुआ है कि ये एकाकी प्रदेश है। इनकी मान्यता के अनुसार ये आइसोलेटेड स्टेट है। फिर इसके बाद उन्होंने कहा कि इस केंद्रीय नगर के सबसे पहले भाग में प्रथम वृत्त, पहला वृत्त जो बना ये गोला, ये पहला वृत्त है बागवानी व दुग्ध उत्पादन का, ये जो इंडेक्स दिख रहा है। तो वान थ्यूनेन ने बताया कि प्रथम वृत्त में सबसे पहले कृषि की बागवानी होगी, अर्थात साग सब्जियों का उत्पादन होगा और दूध का उत्पादन होगा, दूध के लिए पशुपालन होगा। तो ये इसलिए होगा क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये शीघ्र खराब होने वाली होती है और नगर में इनकी मांग सर्वाधिक होती है, कि जो केंद्रीय नगर है उसको सबसे ज़्यादा मांग दूध की और साग सब्जियों की होती है। तो पहला पेटी जो बनेगा वो साग सब्जी और दुग्ध उत्पादन का होगा, क्योंकि ये उस केंद्रीय नगर की मांग की पूर्ति को करेगा। फिर वान थ्यूनेन ने बताया कि इसका विस्तार वहाँ तक होता है जहाँ तक वो केंद्रीय नगर की पूर्ति की आवश्यकता करेगा, जितने दूर तक उसकी पूर्ति की आवश्यकता करेगा इस पेटी का विस्तार वहां तक होता है। फिर इसके बाद दूसरा पेटी उन्होंने बताया जलाऊ लकड़ी के वन। तो ये वाले जो है ये जलाऊ लकड़ी के वन है। तो यहाँ पर वान थ्यूनेन ने ये बताया कि दूसरी जो केंद्रीय वृत्त बनती है वो लकड़ी उत्पादन का होता है। लकड़ी उत्पादन, यद्यपि लकड़ी का भार अधिक होता है, फिर भी वान थ्यूनेन ने कहा कि नहीं, ये अनाज और साग भाजी और दूध के उत्पादन से इसका परिवहन व्यय कम आता है। यहाँ पर वान थ्यूनेन ने लकड़ी उत्पादन ईंधन के लिए लकड़ी के उत्पादन को इसलिए वरीयता दी कि उस समय जो है इस समय ईंधन की बाजार में मांग अधिक थी अनाज की अपेक्षा, और इसलिए क्योंकि वहाँ पे लोग घरों को गर्म करने के लिए ईंधन जलाते थे, मतलब लकड़ी को जलाकर घरों को गर्म रखते थे, इसलिए बाजार में ईंधन की मांग अधिक थी अनाज की तुलना में, और ईंधन का बाजार मूल्य भी अनाज की तुलना में अधिक था। इसलिए वान थ्यूनेन ने इसको दूसरे क्रम में रखा, जलाऊ लकड़ी के वन, मतलब लकड़ी का उत्पादन की दूसरी पेटी बनेगी। फिर तीसरा उन्होंने कहा कि गहन कृषि, ये लिखा है मैंने, गहन कृषि। तो ये जो तीसरा पेटी बनेगी इस केंद्रीय नगर के, ये तीसरी गहन कृषि की पेटी है, ये इस तरह से बनेगी। तो गहन कृषि का तात्पर्य ये है कि अब इस पेटी के बाद जो अगला सकेंद्रीय वृत्त बनेगा वो गहन कृषि का होगा। तो इसमें केवल कृषि कार्य किया जाएगा और इसमें जो है कोई पड़ती भूमि या चारागाह भूमि नहीं छोड़ी जाएगी, पूरे क्षेत्र में गहन कृषि की जाएगी, मतलब अनाज का उत्पादन होगा। इसके बाद चौथा ये सकेंद्रीय पेटी है चारागाह। तो ये जो चौथे नंबर का है ये चारागाह का है। तो इस पेटी में भी वान थ्यूनेन ने बताया कि यहाँ पर भी फसलों में अनाज का उत्पादन किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर कुछ 14% भूमि चारागाह के लिए और पड़ती भूमि के लिए छोड़ा जाएगा। पड़ती भूमि किसे कहते हैं? पड़ती भूमि मतलब फैलोलैंड। फैलोलैंड का मतलब होता है कि ऐसी भूमि जिसको कि 1-2 वर्ष के लिए
कृषि कार्य नहीं किया जाता, छोड़ दिया जाता। और चारागाह पास्चर लैंड होता है पशुओं के चारा के लिए। तो इस वाली सकेंद्री पेटी में जो है अनाज का उत्पादन तो होता ही होता है, कृषि कार्य हो, कृषि होगा, फसलों का उत्पादन होगा, साथ ही 14% पड़ती भूमि और चारागाह भूमि के लिए छोड़ा जाएगा। इसके बाद 5वीं पेटी बनेगी। ये जो पेटी है, ये सकेंद्री वृत्त जो है, ये त्रिकृषि विधि जो पद्धति से यहाँ पे फसलों का उत्पादन होगा। तो यहाँ पर भी अनाज का उत्पादन होगा, लेकिन यहाँ पर 33% पड़ती भूमि छोड़ी जाएगी और यहाँ पर त्रिपद्धति कृषि का प्रचलन होगा। ये वांछनीय ने बताया। इसके बाद अगला 6वां जो आखिरी पेटी बनेगी वो होगा पशुपालन कार्य का। मतलब इस पेटी में अब उस नगर को मांस और दुग्ध की पूर्ति के लिए पशुपालन कार्य किया जाएगा। और वानचिनेन ने बताया कि पशुओं को पैदल ही नगर की ओर छोड़ दिया जाएगा और दुग्ध उत्पादन करके दूध से पनीर का निर्माण करके उसको नगर तक भेजा जाएगा ताकि उसका परिवहन लागत कम हो। तो इस तरह से एक 6 सकेंद्री पेटी, ये 6 सकेंद्री वृत्त जो है इसका स्थानीकरण होता है, ये वानचिनेन ने बताया। तो इस तरह से वानचिनेन का कहना था कि केंद्रीय नगर से बढ़ती दूरी परिवहन व्यय पर निर्धारित होगी। यानी ये जो केंद्रीय नगर से इससे जो बढ़ती दूरी है वो परिवहन व्यय पर निर्धारित होगी। यहाँ लिखा भी है, केंद्रीय नगर से बढ़ती दूरी परिवहन व्यय पर निर्धारित होगा, ये वानचिनेन ने कहा है। और इसको इन्होंने इस सूत्र से बताया है। एक सूत्र बताया इन्होंने कि P बराबर S डिफरेंस E प्लस T। तो यहाँ पर P मतलब है कृषक को फसल बेचने से लाभ, जो प्रॉफिट होता है। S फसल का बिक्री मूल्य है। E जो है उत्पादन लागत है और T जो है वो परिवहन व्यय। इस सूत्र के अनुसार उन्होंने कहा कि केंद्रीय नगर से जैसे जैसे दूरी विभिन्न वृत्तों में, खंडों में फसलों का उत्पादन जो होगा वो आधारित होगा परिवहन व्यय पर, लागत पर। तो इस तरह से इन्होंने स्थानीयकरण मॉडल को प्रस्तुत किया। अब इनके सिद्धांत की वानचिनेन के सिद्धांत की आलोचनाएं कुछ की गई। आलोचनाओं में ये कहा गया कि ठीक है, वानचिनेन सिद्धांत ने ये सही बताया है कि सकेंद्री पेड़ियों का विस्तार होता है और परिवहन के साधन के आधार पर वहाँ पर फसलों का उत्पादन होता है। परंतु ये हम देखते हैं कि जैसे जैसे समय बीतता गया और परिवहन के साधनों में परिवर्तन हुआ है। वानचिनेन ने उस समय परिवहन के साधन में घोड़ा गाड़ी का जिक्र किया था, लेकिन आधुनिक युग में परिवहन के साधनों में काफ़ी परिवर्तन हो चुका है। और उस समय भी हो रहे थे। तो परिवर्तन के साधन में यदि परिवर्तन होता है तो सकेंद्री वृत्तों में भी, खंडों में भी परिवर्तन होगा। ऐसा बाद में वानचिनेन ने भी माना उसको, कि जैसे वो अपने मॉडल के समय ही उन्होंने बताया कि यदि मान लो परिवहन का साधन घोड़ा गाड़ी नहीं होता, ये नदी होती, तो इस नदी के किनारे किनारे समांतर कृषि पेटियों का विस्तार होता, ना कि सकेंद्री वृत्तों का विस्तार होता। फिर उन्होंने बताया कि अलग छोटा नगर भी विकसित हो सकता है और उस छोटा नगर के चारों ओर भी सकेंद्री निजी बाजार केंद्र जो है वो बन सकते हैं, जो उसकी पेटियां कहलाती। तो वानचिनेन ने भी इसको स्वीकार किया कि परिवहन के साधनों में परिवर्तन होने से सकेंद्री वृत्तों में भी परिवर्तन हो सकता है। दूसरी आलोचना ये हुई कि वानचिनेन ने कहा था कि वो क्षेत्र एकमात्र बाजार केंद्र होगा, लेकिन ये जो है अब ये संभव नहीं है। अब कई बाजार केंद्र भी आधुनिक युग में जो है कई बाजार केंद्र भी देखने को मिलते हैं। फिर उन्होंने ये कहा था कि समान धरातल, समान भौतिक विशेषताएं होंगी। तो इसको तो उन्होंने बताया ही बताया, लेकिन साथ में जो सामाजिक आर्थिक कारकों का जो प्रभाव पड़ा है उसका उल्लेख वानचिनेन महोदय यहाँ पर नहीं करते। तो इनके सिद्धांत में मूल रूप से 2-3 आपत्तियां आई, आलोचनाएं, लेकिन इसके बावजूद भी यदि इनके सिद्धांत का मूल्यांकन करते हैं तो इन्होंने और डिटेल में इसको बताया है कि जैसे हम इनका मूल्यांकन करते हैं तो सबसे पहले वो कहते हैं कि ये जो सकेंद्री पेटियां बनती हैं, इन पेटियों पर खासकर कृषि के स्थानीयकरण पर धरातल व मिट्टी के प्रभाव का, धरातल और मिट्टी के उत्पादन क्षमता का प्रभाव देखा जाता है। यदि सकेंद्री पेटियों में समान धरातल
और मिट्टी की उत्पादन क्षमता और मिट्टी की उपयोगिता, मिट्टी की उत्पादन क्षमता और जलवायु की दशाओं का यदि स्पष्ट प्रभाव इस सकेंद्रीय पेटियों पर देखने को मिलता है, ऐसा वान क्यूनेन ने कहा। तो वान क्यूनेन के अनुसार बोलते हैं कि यदि मान लो कृषि सकेंद्रीय पेटियों के निर्माण में यदि वहां पर धरातल एक एक तरफ समान और उपजाऊ है और दूसरी तरफ धरातल असमान और अनुपजाऊ मिट्टी है, तो सकेंद्रीय पेटियों का जो विस्तार होगा वो इस तरह से होगा, ऐसा ना होकर इस तरह से होगा। मतलब नगर यहाँ पर होगा और इधर समान धरातल है, तो ये पहली पेटी, दूसरी पेटी, तीसरी पेटी, चौथी पेटी ये ज्यादा विकसित होगी। और इस तरफ जो अनुपजाऊ धरातल है, अनुपजाऊ मिट्टी है, तो यहाँ पर पेटियां सिकुड़ जाएंगी। जैसे ये पहला नगर है, ये यहाँ पर फल सब्जी दूध का उत्पादन है, यहाँ ईंधन की लकड़ी होती है और यहाँ अनाज की खेती का ये क्षेत्र है। तो अगर समतल धरातल उपजाऊ मिट्टी है तो ऐसी सकेंद्रीय पेटियां बनेंगी, लेकिन यदि वो असमतल अनुपजाऊ है तो यहाँ पे वो संकुचित हो जाएंगी। तो कृषि के स्थानीकरण पर धरातल और मिट्टी के प्रभाव को इस तरह से सकेंद्रीय वृत्त पाए जाएंगे। फिर उन्होंने एक दूसरा डायग्राम में बताया कि यदि मिट्टी की उर्वरता में भिन्नता पाई जाती है, मतलब उस धरातल पर मिट्टी की जो उर्वरता है, फर्टिलिटी है, यदि उसमें भिन्नता पाई जाती है, अगर वो उसमें अलग अलग टाइप के हैं, तो सकेंद्रीय वृत्त जो ये बनते हैं ये विकृत हो जाएंगे। विकृत मतलब असमान हो जाएंगे। यहाँ पर जैसे समान दिखाई गया है, ये विकृत हो जाएंगे। तो विकृत हो जाएंगे तो कैसा? उन्होंने कहा कि यदि समान मिट्टी की उर्वरता है, ये वाला भाग, 4 भागों में इसको बताया कि यदि समान मिट्टी की उर्वरता है तो पहली पेटी, दूसरी पेटी, तीसरी पेटी, चौथी पेटी वान थ्यूनेन के मॉडल के अनुरूप ही बनेंगी। परंतु यदि मिट्टी की उर्वरता पहली पेटी में फसल के लिए उपयुक्त है, लेकिन दूसरी, तीसरी, चौथी पेटी में मिट्टी की उर्वरता, फर्टिलिटी अनुपयुक्त है, तो वो पेटियां सिकुड़ जाएंगी, वो इस तरह से बनेंगी। फिर उन्होंने कहा यहाँ पर कि यदि उस मिट्टी की उर्वरता, फर्टिलिटी चौथे और तीसरी पेटी में उपयुक्त है, अच्छा है, लेकिन पहले और दूसरी पेटी के लिए अनुपयुक्त है, तो वो पेटी सक्रिय हो जाएगी। और उन्होंने इस मॉडल में कहा कि वो मान लो वहाँ पर पूरा क्षेत्र में मिट्टी की फर्टिलिटी अनुपयुक्त है, मिट्टी फर्टाइल ही नहीं है, उपजाऊ ही नहीं है, तो पेटियां इस तरह से बनेंगी। तो उन्होंने फिर ये सकेंद्रीय पेटियों में जो डिस्टरबेंस आता है, जो विकृति होती है, वो डायरेक्ट प्रभावित होती है मिट्टी की उर्वरता पर। मतलब मिट्टी की जितनी मिट्टी उपजाओगी उस उर्वर होगी, उतना ही फसल का उत्पादन अच्छा होगा और सकेंद्रीय पेटियां ऐसे बनेंगी। लेकिन जैसे ही वो मिट्टी अनुपजाऊ होगी तो सकेंद्रीय पेटियां इस तरह से विस्तृत हो सकती है। फिर उन्होंने इस डायग्राम में बताया कि जलवायु का भी प्रभाव जो है देखा जाएगा। कि उन्होंने कहा था कि जिस तरह की समान भौतिक दशाओं पर सकेंद्रीय पेटियां बनती हैं, तो यदि जलवायु का भी प्रभाव स्पष्ट देखा गया है कि वर्तमान समय में कुछ जिस तरह से फसलों की पेटियों में उत्पादन हो रहा है, तो अगर जलवायु दूसरे अन्यंत्र जगह पर भी उपयुक्त है तो वो पेटी जो है केंद्रीय नगर से दूर में भी उस फसल का उत्पादन हो सकता है। जैसे दूसरी पेटी ये साग सब्जी का है, ये फल सब्जी दूध का है, तो अगर यहाँ पर इस केंद्रीय नगर से दूरी पर भी अगर ये उपयुक्त जलवायु की दशाएं, भौतिक दशाएं मिलती हैं, तो वहाँ पर भी ये पेटी का विस्तार हो सकता है। और उपनगर भी, यहाँ पर यदि बाजार केंद्र के उपनगर मिलते हैं तो ये जो नगरीय क्षेत्र है, एक नगरीय केंद्र यहाँ भी विकसित हो सकता है। ये एक प्रभाव बताया गया है। फिर इसके बाद कृषि स्थानीकरण में मिट्टी की उत्पादन क्षमता में अंतर होने पर सकेंद्रीय वृत्त बिखरे हुए होंगे। तो यदि मिट्टी की उत्पादन क्षमता, यहाँ पर हम उर्वरता देखे थे, यहाँ पे भौतिक दशाएं देखे थे, तो यहाँ पर मिट्टी की उत्पादन क्षमता, प्रोडक्टिविटी जो होती है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी में अगर अंतर आता है तो सारे सकेंद्रीय वृत्त इस तरह से ना होकर इस तरह से बिखर जाएंगे, बिखरे हुए रूप में दिखाई देंगे। मतलब नगर के चतुर्दिक
चारों ओर जो कृषि स्थानीकरण का जो मॉडल होगा, जैसे ये फर्स्ट कई नगर बन जाएंगे, ये एकाकी प्रदेश है, यहाँ पे कई एकाकी प्रदेश बन जाएंगे। फिर उसके बाद में क्या होगा, फल सब्जी दूध का उत्पादन के भी कई केंद्र मिल जाएंगे। इसी तरह से ईंधन की लकड़ी का भी इस तरह से विस्तार हो जाएगा और अनाज की खेती के क्षेत्र भी इस तरह से फैले हुए मिलेंगे। तो इस तरह से अगर मिट्टी की कृषि की उत्पादक क्षमता में अंतर आता है तो इस तरह से हो सकता है। ये एक वान थीनेन के मॉडल का मूल्यांकन है। अंत में फिर इसके बाद वान थीनेन ने ये स्पष्ट किया कि जिस तरह से उन्होंने बताया कि सकेंद्रीय वित्त में विभिन्न फसलों का जो उत्पादन होता है विभिन्न खंडों में, वो परिवहन व्यय की दूरी पर के अनुरूप होता है। लेकिन फिर उन्होंने ये कहा कि ठीक है, फसलों के उत्पादन में परिवहन व्यय मुख्य कारक है, लेकिन इस मुख्य परिवहन व्यय पर ही हमेशा निर्भर नहीं रहता, बल्कि कई बार कृषक इसके आंतरिक पेटियों में भी फसलों का उत्पादन कर सकते हैं। उस स्थिति में कर सकते हैं जब उनको आर्थिक लगान में, आर्थिक इसमें लाभ हो, सापेक्षिक लाभ हो। यहाँ पर कृषकों के आर्थिक लाभ, सापेक्षिक लाभ से तात्पर्य है कि फिर कृषक जो है फसलों का उत्पादन बाजार सीमांत क्षेत्र के निकट करते हैं, जिससे कि उनको बाजार मूल्य और सापेक्षिक लाभ की प्राप्ति होती। तो इस बात को भी वान थीनेन ने कहा है। अंत में निष्कर्षतः हम वान थीनेन के कृषि स्थानीकरण के मॉडल का निष्कर्ष यही बताते हैं कि वान थीनेन मॉडल ने अब उस समय जब ये बात कही थी 1826 में, तो ये कृषि स्थानीकरण का बहुत महत्वपूर्ण मॉडल है। परंतु वर्तमान समय में हम देखते हैं कि जैसे जैसे वर्तमान युग विकसित कर रहा है, विकास हो रहा है, परिवहन के साधनों में तेजी से वृद्धि हो रही है, तकनीकी वृद्धि हो रही है, कृषि की वैज्ञानिक पद्धति विकसित हो गई है, कृषि को तकनीकी यांत्रिकरण की विधि से अब कृषि कार्य किया जाता है, तो बहुत सारे परिवर्तन हो गए हैं। तो अब इस तरह के मॉडल्स, केंद्रीय वृत्तों का बनना, क्रमबद्धता में बनना संभव नहीं है, क्योंकि परिवहन के साधन तेजी से परिवर्तित हुए हैं। एक समान भौतिक दशाओं का मिलना भी संभव नहीं है, उनमें भी परिवर्तन पाया जा सकता है। प्राकृतिक दशाओं के साथ साथ सामाजिक आर्थिक कारक भी अब प्रभावित करते हैं, और एक ही बाजार केंद्र अब नहीं होता, बल्कि कई बाजार केंद्र उपलब्ध होते हैं। मतलब फसलों के उत्पादन, उनके बाजार मूल्य के लिए अनेक बाजार मिलते हैं। इसी तरह से जितनी बातें उन्होंने कही थी, इस तरह की कंडीशन में अब काफ़ी परिवर्तन हो चुका है। तो वर्तमान में ये सकेंद्रीय पेटियों में क्रमबद्धता का मॉडल तो नहीं पाया जाएगा, लेकिन फिर भी वान थीनेन महोदय ने कृषि के स्थानीकरण मॉडल में बहुत सारी ऐसी बातों को तार्किक और मान्यता पूर्वक बताई है, मतलब सिद्ध किया है कि इनके स्थानीकरण के मॉडल को काफ़ी मान्यता मिली है। और इसीलिए कृषि इसके लोकेशन थ्योरी में वान थीनेन का मॉडल जो है महत्वपूर्ण सिद्धांत के रूप में पढ़ा जाता है और माना जाता है, और आगे के कृषि के स्थान के लिए पथ प्रदर्शक का कार्य करता है। धन्यवाद। थैंक यू।